तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। और आज का चैप्टर होने वाला है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले यही समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण होते किसको कहते किसको है। वैसा समीकरण जिसमें दो चर का प्रयोग किया जाता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। और बात रही युग्म का, तो आपने पढ़ा होगा या युग्म के बारे में जानते होंगे। जोड़े वाली जो संख्या होती है यानी दो समीकरण युग्म कहलाता है। तो हम इस प्रकार से दो समीकरण लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो युग्म की बात होगा तो दूसरा समीकरण भी आएगा, तब तो युग्म कहलाएगा। और अगर हम इस पर बात करें तो इस पे तीन ऐसे कंडीशन बनते हैं जो x और y के यानी दोनों चर के गुणनांकों पर आधारित होता है। अगर हम कहते हैं कि यदि x का गुणनांक और y के गुणनांक में अगर इनमें इस समीकरण के हिसाब से देखें तो इसमें कई कंडीशन बनते हैं। उनमें से तीन कंडीशन ये है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और इससे हर साल लगभग कई ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो पहला कंडीशन कहता है यदि इसके a1 और a2 के बराबर b1 बटा b2 नहीं हो, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तो क्या होगा। और अगर a1 बटा a2 होगा बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के, तब आप c1 बटा c2 चेक करिए। अगर वो भी बराबर हो जाता है तो क्या होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और अगर c1 बटा c2 बराबर नहीं है तो क्या होगा। इसके तीन कंडीशन हमने आपको लिखा। पहला तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। दूसरा a1 बटा a2 बराबर निकलता है अगर b1 बटा b2 के, तो आप c1 बटा c2 चेक करें। अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि आपने यहाँ c1 बटा c2 क्यों नहीं चेक किए, तो यही जब बराबर नहीं है तो अगला चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये दोनों आपस में बराबर निकले तो अगला चेक करें। अगर यहाँ भी देखिए अगर ये दोनों बराबर था तो अगला हमने c1 बटा c2 को चेक किया है। तो चलिए इसमें सबसे पहले दो प्रकार है, एक सामान्य हल की बात करते हैं और फिर एक समान हल की बात करते हैं और फिर इसका ग्राफ कैसा होगा इसकी बात करते हैं। इसमें भी दो कंडीशन, सामान्य हल की बात करते हैं और फिर इसका ग्राफ कैसा होगा इसकी चर्चा करते हैं। इसमें भी दो बात देख जाते हैं, इसका सामान्य हल और फिर इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम अगर सामान्य हल की बात करें तीनों में तो देखिए पहला अगर a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 नहीं है, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो इसका अगर हम हल करें तो इसका हल जो होगा अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, इसका हल अद्वितीय होगा यानी अद्वितीय हल होगा, हल होगा। या इसी को कहते हैं केवल एक हल, केवल एक हल। इसी को क्या कहते हैं, केवल एक हल। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेगा। दोनों रेखाएं क्या करेंगे, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा। कैसा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आता है कि प्रतिच्छेद किसको कहते हैं, तो ग्राफ का जब कोई क्वेश्चन इस तरीके से खींचा जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपस में कटता है। इसी तरीके के ग्राफ को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करना। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करना। अगर हम बात करें कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और अगर बराबर c1 बटा c2 होता है तो इसके कहते हैं इसके अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, तो अनेक हल। इसके कितने हल होंगे, अनेक हल। या इसी क्या कहते हैं, अपरिमित हल, अपरिमित हल। इसके हल की बात करते हैं तो कैसा होगा, अपरिमित हल। अगर ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ कैसा होगा, इसका दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे, संपाती होगी। क्या होंगे, संपाती। यानी एक रेखा और फिर दूसरा भी रेखा इसी पर होकर गुजरेगा। दूसरा भी रेखा क्या होगा, इसी पर। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए जाएगा, उसको हम संपाती कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, चढ़ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। तीसरे पॉइंट में यदि a1 बटा a2 नहीं बराबर हो जाता है b1 बटा b2 का, तो तीसरा हम चेक करते हैं c1 बटा c2 अगर बराबर नहीं है, यहाँ बराबर था तो अनेक हल और फिर क्या कहते हैं, संपाती। एक और पॉइंट याद रखना है कि इसे हल कहते हैं, जिसका हल होता है उसको कहते हैं संगत हल, संगत हल। ये भी क्या, अगर इसका भी हल हुआ है तो इसका मतलब ये भी क्या है, संगत हल होगा, संगत हल। इसका कैसा हल है, संगत हल। या इसी को कहते हैं संगत हल, उसको भी संगत हल, संगत हल, जो कि मान निकल रहा है तो संगत है। इसकी ग्राफ की बात, इसके ग्राफ आपस में प्रतिच्छेद करेगा यानी आपस में कहीं ना कहीं काटेगा, किसी भी पॉइंट में काटेगा लेकिन काटता है।
इसमें संपाती में क्या होता है, एक रेखा दूसरे रेखा के बिल्कुल चढ़ के ऊपर से पार होता है, उसे संपाती कहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है यदि बराबर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये दोनों रेखाएं अगर सबसे पहले अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी एक भी हल नहीं होगा। जब एक भी हल नहीं होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, समानांतर जाएंगे। क्या होगा, ग्राफ में दोनों रेखाएं कैसा जाएगा, समानांतर, समानांतर। ग्राफ में दोनों रेखाएं किस तरीके से गुजरा होगा, तो समानांतर गुजरेगा। उम्मीद है ये तीनों पॉइंट्स, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो लगभग यहाँ से 6 ऑब्जेक्टिव बनती है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव बनती है, जो कि आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके रेशियो से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो चलिए हम इसी पर आधारित पहले प्रश्न को देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल करने की कितने विधियां और सारे विधियां किस तरीके से हल होता है, एक एक करके समझते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कहता है ज्ञात कीजिए कि दी गई रैखिक समीकरण जो है संगत है कि असंगत, यानी दोनों समीकरण कैसा है, आपस में संगत है या असंगत है। इसे ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जो चर मान है उसके रेशियो ज्ञात करना होगा। उसके लिए चलिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों समीकरण को लिखते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं हम, सॉल्यूशन में कि जैसे ये समीकरण है 2x - 3y और इस 8 को इधर लाते हैं तो -8 होता है बराबर 0, इक्वेशन ये पहला। इसी प्रकार से इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 4x - 6y और अगर इधर लाते हैं तो -9 बराबर 0, इक्वेशन 2। यहाँ से चर मान के गुणांकों को लिखते हैं, तो समीकरण 1 में a1 होता है तो a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर कितना है -3, c1 बराबर हो गया -8। a2 ज्ञात करते थे 4 हो गया, b2 हो गया आपका -6, c2 हो गया आपका -9, c2 क्या है -9। अब यहाँ से अगर हम रेशियो निकालते हैं a1/a2 ये हो जाता है 2/4, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आगे b1/b2 निकालते हैं तो b1/b2 बराबर में यहाँ हो जाएगा -3 और बटा -6, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, यानी 1/2। यहाँ देखते हैं 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी, यानी दोनों बराबर है। हमने आपको बताया कि जब दो बराबर हो तो तीसरा भी चेक कीजिए c1/c2 क्या वो भी आपस में बराबर है या नहीं है। तो c1/c2 निकालते हैं, यहाँ पर c1/c2 बराबर में यहाँ पे कितना है -8 बटा में -9। देखिए यहाँ 8/9 के 8/9 हो रहा है, यहाँ हमने देखा 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। तो आगे आप लोग लिखते हैं यहाँ पे कि a1/a2 जो है वो बराबर है किसका, b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। यहाँ पे भी 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 आया था, लेकिन ये कभी 8/9 के बराबर नहीं है। अतः जब आपको ये कंडीशन बताया गया है कि 1/2 a1/a2 बराबर b1/b2 हो और c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो कहते हैं दी गई समीकरण जो है, दी गई समीकरण कैसा होगा, समीकरण असंगत होगा। दी गई समीकरण क्या है, असंगत है, यानी दोनों समीकरण जो दिया गया है वो कैसा है, असंगत है। अगर ये दोनों तीनों बराबर हो जाता है तो वो समीकरण कैसा होता, संगत होता है। संगत के लिए दो कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तब ये दोनों समीकरण संगत कहलाएंगे। या फिर तीनों के तीनों बराबर होंगे, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है दोनों समीकरण संगत के। तो उम्मीद है ये प्रश्न समझ आएंगे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा सवाल भी उसी प्रकार से कहता है ज्ञात कीजिए कि दी गई रैखिक समीकरण का हल जो है, दोनों समीकरण कैसा संगत है या असंगत है। इसके लिए भी हम वैसे तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दोनों समीकरण का समीकरण लिखते हैं, या देखते हैं किस तरीके से। तो अगर हम इसकी बात करें तो 3x बटे कितना है 2 प्लस में 5 बटे में 3 y बराबर में 7 है। अब चाहे तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ तो हल करना ही नहीं, तो हमें इसको इधर ही लाते हैं। ये हो जाता है 3/2x और प्लस में 5/3y और माइनस में 7 बराबर 0, ये पहला समीकरण। ये दूसरा समीकरण आपका है 9x - 10y और अगर इधर लाते थे 14 बराबर में क्या है 0, इक्वेशन 2 है। सबसे पहले हमने इसको बोला था कि a1 a2 वगैरह निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर कितना है 3/2, ये b1 कितना है 5/3, c1 है
आपका -7, A2 बराबर है 9, B2 बराबर है 10, C2 बराबर है -14। आपको बोले थे सारे जो है हमने इसका रेशियो निकालते हैं, तो अगर हम A1/A2 ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2। अब बट्टे में 9, जब इसको हम घन का भाग करते हैं तो ये 3/2 ऊपर में चला जाएगा। या फिर अगर रेशियो की बात करते हैं तो ये दो इसमें आके गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/18, 3/18। ये इसमें गुना हो जाएगा, 2 9 में गुना होता है तो 3/18 हो गया। इसको अब काटते हैं तो 6 तिया 18 यानी 1/6 होता है। चलिए इसी तरीके से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना B1/B2 बराबर में ये हो जाएगा आपका 5/3। अब बट्टे में कितना 10, फिर से वही बात है, ये 3 इसमें आके गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 5/30। 5 बटा कितना होगा 10 तिया 30। अगर आपको ना समझ में आया तो भिन्न के भाग कर ले, जैसे हम यहाँ पे देखिए बताते हैं। तो ये हो जाएगा 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। ये जब पलटता है तो ये हो जाएगा 5/3 और ये 1 ऊपर नीचे 10 होता है, तो ये दोनों गुना करके बस हम यही लिखे थे। अगर हम इसको काटना चाहें तो 1 बटा कितना होगा 6/30। यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6, यानी A1/A2 बराबर निकला B1/B2 के। A1/A2 बराबर निकला B1/B2 के, तो आगे हम इसको निकालते हैं, यानी C1/C2, यानी C1/C2 को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना है -7 और -14, माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आपने यहाँ पे देखा क्या, आपने यहाँ देखा कि 1/6 बराबर निकला किसका 1/6 के, लेकिन ये फिर बराबर नहीं निकला 1/2 के। चूँकि इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि A1/A2, यहाँ पे हमने देखे चुकी करके कि A1/A2 बराबर नहीं है बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। फिर से वही बात है, अगर बराबर नहीं निकलता है तो इसका कोई हल नहीं होगा और आप समीकरण क्या हो जाएगा असंगत। तो दी गई समीकरण क्या है, दी गई समीकरण का हल कह सकते हैं, दी गई समीकरण असंगत है। दी गई समीकरण क्या है असंगत है, यानी दोनों समीकरण किस तरीके से है तो असंगत है। उम्मीद है दूसरा भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे सवाल को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि के किस मान के लिए, कहता है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमने आपको बताया कि अनेक हल कब होते हैं, जब A1/A2 बराबर B1/B2 निकलता है, ये और बराबर C1/C2, यानी जब तीनों के तीनों बराबर निकलता है, तीनों रेशियो अगर बराबर निकलता है तो अनेक रूप से हल होते हैं, अपरिमित रूप से हल होते हैं या उसका अनेक हल होते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि के का ऐसा कौन सी मान होगा जो अनेक रूप से या अपरिमित हल होगा। अगर हम के का ऐसा कौन सी मान बैठाते हैं जो अनेक हल दे दोनों समीकरण युग्म का। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो समीकरण लिखा दिया गया उसको लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ लिखते हैं दिया गया समीकरण, यानी kx प्लस में 3y माइनस में k-3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। आगे उसको लिखते हैं तो हो जाता है 12x प्लस में ky और माइनस में k इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में 2। अगर हम A1 की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k, A2 की B1 की बात करते हैं तो ये 3 और C1 की बात करते हैं तो यहाँ माइनस k माइनस फिर k-3। अगर A2 की बात करते हैं तो A2 12 हो गया और B2 k हो गया, C2 भी हो गया आपका माइनस के, क्या हो गया माइनस के। आपको लिखना होगा चूंकि दो गई समीकरण का अनेक हल यदि दी गई समीकरण का अनेक हल होंगे, दी गई समीकरण का अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे कब होंगे, जब आप कह सकते हैं जब A1/A2 बराबर निकलता है B1/B2 और बराबर निकलता है C1/C2 को। आप इनको हल कर देंगे तो बाकी के का मान निकल जाएगा बिल्कुल सरल तरीके से। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं ये कितना पे है, तो यहाँ से आप k बटा कितना हो गया 12 बराबर, यहाँ कितना है तो 3/k है और फिर बराबर क्या है तो बराबर है आपका माइनस के-3 और फिर नीचे क्या है माइनस के। आप माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। आप इन तीनों इक्वेशन या तो आप ये दोनों को हल करें या तो ये दोनों को हल करें या फिर ये दोनों को हल करें।
आपको जिसकी भी सुविधा होती है वो तीनों में से तीनों किसी को भी हल करते हैं, आपका सही आंसर होगा। अगर आप इसको गुना करेंगे, ये दोनों समीकरण को लेकर चलते हैं, के इंटू के स्क्वायर बराती है 36, यानी यहाँ प्लस माइनस 6 आंसर आए। लेकिन अगर आप इसको हल कर सकते हैं तो 6 आएगा। तो चलिए हम यही दोनों को हल कर देते हैं, क्योंकि इसमें के स्क्वायर होने की संभावना नहीं है, के से के कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आसानी से हम के का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ये दोनों का ज्ञात करते हैं, या फिर आपको यहीं लेके चलते हैं। तो यहाँ से आप इसको लेके चलते हैं, तो क्या है के बटा 12 बराबर में 3 बटा के, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो के गुने के स्क्वायर बराबर में इसका गुना इसके साथ करते हैं तो 12 3 36, तो के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 36। और अगर आगे देखते हैं तो के का मान कितना होगा 6। इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है 6। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्न को आप बना के आएंगे। चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो आज का 5वां सवाल कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण, वो समीकरण क्या है, तो समीकरण कहता है के एक्स प्लस वाई बराबर 1 और के प्लस 1 एक्स प्लस 2 के 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होंगे। अब यह ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई हल नहीं होंगे। ऐसी कौन सी मान के लिए अगर समीकरण दोनों को देखा जाए तो के लिए कोई हल नहीं होगा। तो चलिए हम दोनों को लिखते हैं और इसको भी सॉल्यूशन के समय में हम लिखते हैं समीकरण को। तो समीकरण में पहला समीकरण क्या है, के एक्स प्लस वाई। आपको बताया गया है कि इस 1 को आप इधर लाएंगे तो क्या होगा -1 और फिर बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। दूसरे में क्या है, यहाँ पे है के प्लस 1 और इंटू एक्स और प्लस में 2y और फिर इस 3 को इधर लाएंगे तो -3 बराबर 0, इक्वेशन आप दूसरा कह सकते हैं। इसके लिए अगर हम a1 देखते हैं तो यहाँ पे कितना है k है, b1 देखते हैं तो यहाँ अच्छा y के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, c1 बराबर तो -1 है। अगर हम आगे देखते हैं a2 बराबर, तो a2 बराबर k प्लस 1 है और b2 बराबर हो गया आपका 2, c2 बराबर है -3, c2 बराबर क्या है -3। तो चलिए आगे हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि यदि दी गई समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं हो या नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब आपका a1 बटा a2 बराबर निकले b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं निकले। तो चलिए अब मान को बैठाते हैं और फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो आगे हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखते हैं, a1 की जगह पे कितना है k और नीचे कितना है k प्लस 1 बराबर में, यहाँ भी कितना है 1/2, यहाँ भी 1/2, फिर डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं तो -1 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अगर हम और आगे लिखते हैं, अगर और आगे हम यहाँ देखते हैं और आगे इसको आगे लिखते हैं तो ये हो जाता है के नीचे है के प्लस 1 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/3। याद रखिए के का यही दोनों में मान है, तो यही दोनों को गुना भाग करने के बाद के का मान निकलेगा। और चलिए यही दोनों समीकरण को लेते हैं, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, या फिर आप इसको और इसको लेके भी हल कर सकते हैं, ये दोनों या फिर ये दोनों को हल ले सकते हैं। लेकिन वहाँ डज नॉट इक्वल टू का शामिल है, तो जो मान आएगा वो डज नॉट इक्वल टू में आएगा। तो चलिए हम ये दोनों को हल करते हैं, तो के प्लस 1 बराबर में 1/2, क्रॉस मल्टीपल करते होते हैं तो ये हो जाता है 2k, और अगर यहाँ गुना करते हैं तो ये हो जाता है के प्लस 1। आगे आप ध्यान देंगे तो अगर हम इस के को इधर लाते हैं तो 2k माइनस के बराबर 1 हो जाएगा। अब घट के कितना बचता है के, यानी के इज इक्वल टू आंसर आपका 1 आता है। यानी के का मान अगर 1 हो तो दी गई समीकरण का हल कोई नहीं होगा, दी गई समीकरण का हल कोई नहीं होगा। इस तरीके से आप चौथे प्रश्न का आंसर देते हैं। चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। तो 5वां प्रश्न बिल्कुल सेम है, बस सिंपल से यहाँ पे देखिए कहता है के किस मान के लिए निम्न समीकरण यानी के एक्स प्लस वाई बराबर 1 और के -1 इंटू एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू 3 का कोई हल नहीं होगा। फिर से कोई हल नहीं है और फिर से सवाल लगभग सेम है, बस यहाँ पे प्लस था तो के प्लस 1 है, यहाँ के -1 है, फिर भी वही कहा गया है कि आपका कोई हल नहीं। तो चलिए पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। दोनों समीकरण में ये हो जाएगा के एक्स और प्लस वाई, अच्छा बराबर नहीं होगा, इस 1 को इधर लाते हैं -1 बराबर 0 हो जाता है, इक्वेशन 1 होगा। अब इसको लिख लेते हैं तो के -1 एक्स और प्लस में आपका कितना हो जाएगा 2y और फिर इसको इधर लाते हैं -3 बराबर 0, इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। चलिए
अब यहाँ पर से ए वन लिख देते हैं, तो ए वन हो जाएगा के, बी वन हो जाएगा आपका 1 और सी वन बराबर -1। ए टू बराबर अगर बात करते हैं तो के -1, बी टू बराबर हो गया 2, सी टू बराबर हो गया -3। तो सबसे पहले हमने जिस तरीके से आपको लिखने बताया है कि यदि दी गई समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा जब क्या लिखेंगे आप, जब a1/a2 बराबर नहीं निकलेगा b1/b2 के, बराबर निकलेगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो a1 के जगह पे कितना है k, इसके नीचे है k -1, फिर से बराबर यहाँ 1/2 बराबर में यहाँ हो जाएगा -1/-3। यहाँ पे बराबर नहीं है, बार बार बराबर कहते हैं, या बराबर नहीं होगा यानी डज नॉट इक्वल टू 1/3 का। अगर ये कट जाता है तो आपको बताया गया यही दोनों को हल करते हैं, क्योंकि 1/2 और 1/3 पहले से तो बराबर है ही नहीं, तो इसको तो कोई मतलब नहीं, यही दोनों को हल करते हैं। तो आगे यहाँ पर से देखिए लिखते हैं के बटे में के -1 बराबर में 1/2, क्रॉस मल्टीपल करते तो हो जाता है 2k, और अगर हम इधर देखते हैं तो k -1 हो जाता है। इस k को इधर लाते हैं तो 2k - k बराबर -1, और यहाँ देखते हैं तो k बराबर कितना होगा -3। वहाँ पे +1 आया था, यहाँ माइनस था। इस तरीके से आप ऐसा समीकरण ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और सब्जेक्टिव में भी लगभग कई सालों में, 2-3 सालों में पूछा जा चुका है। आपके सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक का है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन को हल करने के विधियों के साथ।